तो आज नेशनलिज्म हमने कल पढ़ा था, तो आज दूसरा चैप्टर चालू करते हैं, एक्सट्रीमिज्म एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। ओके सर। उससे पहले ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं फॉर प्रैक्टिस। ओके। फॉर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखना, जैसे व्हाट इज नेशनलिज्म और क्वेश्चन आता है, और ये ठीक है 20 वर्ड का वर्ड्स में लिखना होगा। 2 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ठीक है, मतलब आपको प्रोटोटाइप दे रहा हूँ कि आरएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। ओके सर। तो मतलब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, व्हाट इज नेशनलिज्म। फिर दूसरा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इल्बर्ट बिल, कल हमने डिस्कस किया था। इट कैन जी बी सर। आस्क्ड इन 20 वर्ड्स आल्सो, इट कैन बी आस्क्ड इन 50 वर्ड्स आल्सो, इट कैन बी आस्क्ड इन 100 वर्ड्स आल्सो। राइट ये सर। आपको मतलब प्रैक्टिस से आएगा कि आप उसको 20 वर्ड्स में कैसे कंसाइज लिख सकते हो, क्योंकि जो वर्कबुक जो मिलती है ना, आंसर शीट जो मिलती है आरएस की, मेंस की, वो एक वर्कबुक टाइप मिलती है। इसमें लिमिटेड स्पेस होता है, क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसके आगे स्पेस छोड़ रखा होगा, उसमें ही आपको लिखना होगा। इट्स जस्ट ठीक नॉट है लाइक सर। यूपीएससी की तरह नहीं होता वो, यूपीएससी की तरह नहीं होता वो। ठीक है, ठीक है उसमें सर। लिमिटेड स्पेस होता है और अंडरलाइन करके लिखा रहता है, तो उसी स्पेस में आपको लिखना पड़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन ठीक जैसे है हो सर। गया, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इल्बर्ट बिल हो गया। तीसरा जी। क्वेश्चन 50 वर्ड्स का मैंने लिखा है, 5 मार्कर का। पॉइंट आउट द रोल प्लेड बाय द प्रेस इन क्रिएटिंग नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इन ब्रिटिश इंडिया। ओके सर। समझिए क्वेश्चन, है जी ना। जी जी। अब ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द impact of the Western education on India's middle class, highlighting the latter's role in reforming and regenerating Indian society। ये 50 मार्क्स का 5, ये 100 ठीक है। मार्क्स में भी आ सकता है। जी 100 सर। मार्क्स और 100 वर्ड्स और 10 मार्कर भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ठीक इसके सर। आंसर लिखना, कल आप जब पढ़ोगे ना नोट से, आप उसके आंसर लिखना। और कीवर्ड्स पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि कीवर्ड्स आप क्या क्या लिख सकते हो उसमें। ठीक है। ओके। ठीक है। और हाँ, जी अब सर। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास चलते हैं अपन। आज की क्लास में एक्सट्रीमिज्म का जेनेसिस कहाँ से हुआ, मतलब एक्सट्रीमिज्म क्यों आया। मतलब एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये मत समझ लेना कि दे बिकम रिवोल्यूशनरी लाइक भगत सिंह और लाइक, बट दे वर मोर एग्रेसिव इन देयर अप्रोच। जैसे हमने कल मॉडरेट्स की बात करी थी, तो मॉडरेट्स तो क्या करते थे कि भाई प्रेयर, पिटीशन जी। देते थे, मेमोरेंडम देते थे ब्रिटिशर्स को। जी। और उनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स इटसेल्फ, मतलब दे डोंट नो द रियलिटी। अगर हम उनके सामने इंडिया की रियलिटी रखेंगे तो दे विल कंसिडर इट। दे यूज्ड टू थिंक दैट ब्रिटिशर्स विल कंसिडर इट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में 1885 से लेकर अगर हम 1900 तक जाते हैं, तो उनके साथ जो उनकी डिमांड्स उन्होंने रखी, उस पर ब्रिटिशर्स ने इतना वर्क नहीं किया, मतलब उनके डिमांड्स पे इतना एड्रेसल नहीं किया। कल हमने डिमांड्स भी पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, जी इकोनॉमिक सर। डिमांड्स क्या थी, तो पढ़ी थी ना अपन जुडिशरी। ने। जी सर। जी जी। जुडिशियल डिमांड्स क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या थी, उन डिमांड्स में कितनी फुलफिल हुई, बहुत ही कम फुलफिल हुई। मतलब आप देखोगे 90-95% दे वेंट अनएड्रेस्ड। उसी के राइट चक्कर सर। में क्या हुआ कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस में से ही कुछ समूह एक एक्सट्रीमिज्म के फेस में चलने लग गया। उनको लगा कि इस प्रेयर पिटिशन से कुछ नहीं होने वाला, तो इट्स बेटर नाउ वी हैव टू चेंज अवर पॉलिसीज एंड द स्कीम्स ऑफ थिंग्स। तो पहला एक्सट्रीमिज्म के जेनेसिस फैक्शनलिज्म इन कांग्रेस, जो मैंने आपको बताया अभी। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो धड़ में बट गई थी। एक ठीक धड़ सर। तो ये चाहता था कि भाई हम प्रेयर पिटिशन के वे में जाएं, एक चाहता था कि हम दूसरे पाथ में जाएंगे। हम देखेंगे दूसरा पाथ भी क्या है। और मॉडस ऑफ चेंज, अब जैसे मैंने ये वर्ड का यूज किया, मॉडस ऑपरेंडी, इट्स अ लैटिन वर्ड। ओके, तो ये आप राइट। यूज करोगे ना आंसर में तो उनको अच्छा लगता है। जैसे एक और वर्ड होता है, आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक्स ग्रेशिया। सर आवाज कट रही है। आपने न्यूज़पेपर में एक्स ग्रेशिया। जी सर। एक्स एक्स ग्रेशिया, जी तो आवाज आ रही डिफेक्टो। है आपको। जी हाँ जी। कट हाँ कट के आ रही थी आवाज, अब ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ये ऐसे वर्ड्स का आप जब आंसर राइटिंग में यूज करोगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है। ठीक है सर। यू ठीक है सर। आपका आंसर वर्ड्स, आप इनको जब आंसर राइटिंग करोगे तो आपको इनको अप्लाई करना पड़ेगा आंसर आवाज कट रही है सर थोड़ी। में। एक मिनट सर एक आवाज मिनट कट एक रही है मिनट सर एक थोड़ी। मिनट हाँ जी।
अभी भी कट रही है आवाज? नहीं नहीं नहीं, अब आ रही है सर। हाँ आ रही अब अभी देखना, मैं थोड़ा सा इधर जाता हूँ, मेरा रूम थोड़ा सा अंदर है। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको? है जी, आ रही है जी, आ रही है सर। हाँ जी हाँ। अब आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लियर आ रही होगी, हाँ सर, है ना? सही है, आवाज सही है। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ ये एक बार और रिपीट कर दो, हाँ, मॉडस तो मैं क्या ऑपरेंडी कह के रहा बाद था से। कि हाँ, मैं मॉडस ऑपरेंडी, क्या है ये वर्ड होता है? मॉडस ऑपरेंडी क्या हो गया कि मतलब क्या मेथड आप अपनाते हो, व्हाट इज द मेथड यू हैव अप्लाइड, मतलब क्या ओके प्रोसेस होता है, प्रोसेस को ही मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। मैं ये कह रहा था कि लैटिन वर्ड्स को आप आंसर राइटिंग में यूज करोगे ना, इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक सर। तो ऐसे ही और भी वर्ड जैसे एक्स ग्रेशिया हो गया। एक्स ग्रेशिया क्या होता है? जैसे कोई जवान शहीद हो जाता है, जी उसकी फैमिली को जी कंपनसेशन मिलता है, या फिर जी कोई सर। सिविलियन मर जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को बोलते हैं कंपनसेशन, नहीं बोलते उसको, एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। ओके सर। जी इसी सर, तरह ग्रांट। डीफैक्टो 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 तो आपने सुना होगा काफी। जी, वही एज पर रूल, और जो नॉर्म है हाँ, एज पर पर्टिकुलर। रूल। हाँ हाँ, एज पर नॉर्म्स जो हो गया वही हो गया आपका जी डीफैक्टो। ठीक है। सुयो मोटो सुना होगा, सुयो मोटो। यस सर, सुओ मोटो मीन्स सेल्फ सेल्फ विल के अकॉर्डिंग, हाँ, सुयो मोटो राइट होता है सर। कि अपने आप एक्शन लेना विदाउट एनी पिटीशन। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट के पास केस तभी जाता है जब कोई रिट या पिटिशनर जाता है। समटाइम्स ओके, इन सच केसेस सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट टू टेक इट्स ओन एक्शन, मतलब बिना किसी के रिट लगाए जाते, तो इसको कहते हैं सुयो मोटो एक्शन लेना। ठीक है सर, ठीक है। अपने आप अब ठीक है सर, चलिए। एक्टिविज्म का जनक है कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा हो गया था, तो उनके मॉडस ऑपरेंडी से तो लोगों को दिक्कत होने लग गई थी कि भाई दिस मॉडस ऑपरेंडी इज नॉट गोइंग टू बियर द डिजायर्ड रिजल्ट, तो हमें अपना मॉडस ऑपरेंडी को चेंज करना पड़ेगा। तो एक कारण तो ये हो गया, रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू क्या था कि जो मॉडरेट पॉलिटिक्स में थी, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है। ठीक आम है सर। आदमी थे, जो जनता उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मास को लग रहा था कि भाई इनके साथ जुड़ के शायद हमारे को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो एक फ्रस्ट्रेशन थी, यंग स्पेशली जो यूथ था, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है। ठीक है सर। पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत बड़ा कारण है रूल का, मतलब इससे भी एक्सट्रीमिज्म का जेनेसिस बहुत ज्यादा हुआ। इससे क्या हुआ? ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स दिखी। तो ये ठीक, कारण दिखेंगे एक्सट्रीमिज्म के जेनेसिस का। ठीक सर, ठीक। उसके बाद लॉर्ड कर्जन हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो था उस समय ही यूज्ड टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। ठीक है, अब इसने बंगाल को पार्टीशन के अलावा तो पहले से काफी सारे रिप्रेसिव मेथड्स लिए, ओके सर। पहले भी काफी काफी रिप्रेसिव मेथड्स लिए। ठीक है। जैसे जी पहला आप देखोगे 1880 1890 में नंबर ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। सिमिलरली आप देखो में यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में क्या हो गया था, जो बंगाल यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अपने गवर्नमेंट के कंट्रोल ले लिया था। जैसे यूनिवर्सिटीज का ओके, मेन ये रहता है ना, और आज भी देखा होगा कि ऑटोनॉमी वर्सेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का एक इश्यू रहता है कि वेदर गवर्नमेंट को कितनी ऑटोनॉमी दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कितना ज्यादा रोल है। तो यूनिवर्सिटी का ये कहा जाता है कि मतलब इफ यूनिवर्सिटी आर ऑटोनॉमस ना, उनकी फंक्शनिंग ज्यादा बेटर रहेगी। अगर गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहेगा तो यूनिवर्सिटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक सर, ठीक है सर। ठीक है। ऑटोनॉमस। तो ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या करा था, यूनिवर्सिटी कंट्रोल एक्ट में, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में क्या करा कि भाई यूनिवर्सिटीज को इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, बिकॉज यूनिवर्सिटी से यूथ निकलता था, यूथ पॉलिटिक्स होती थी, और यही एपिसेंटर बनते थे जहाँ पे रिसेंटमेंट का एक एपिसेंटर बनने लग गए थे ये यूनिवर्सिटी। ठीक है। ठीक सर। जी ठीक है। फिर एक ऑफिशियल हुआ था 1904 में, इसको अमेंड किया गया था नेशनलिस्ट टोन को, मतलब जैसे इंडियन न्यूज़पेपर में अगर कुछ भी ऐसा खबर छपती है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है, तो उस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया जाता था। ठीक है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को इतना एम्पावर कर लिया था कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर हमारे खिलाफ कोई भी
मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेगा और लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म करेगा, हम उसको भी पलने नहीं देंगे, हम उस न्यूज को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जब ठीक। फिर जनता के पास अगर रियल न्यूज भी नहीं पहुंचेगी तो एक्चुअल में डिसकंटेंट नहीं होगा। मतलब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ये थी, और ये इंडियंस को अच्छा नहीं लगा कि भाई आप हमें कैसे रोक सकते हो अपनी बात रखने से। ठीक है, ठीक तो सर। ये भी एक कारण बना रिसेंटमेंट का। फिर एक फाइनल नेल इज द कॉन्सेप्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ। ठीक है, ठीक है सर। तो लॉर्ड कर्जन की क्या पॉलिसीज थी बिकॉज ऑफ विच नेशनलिज्म वाज सीवियरली अफेक्टेड। नेशनलिज्म को क्या मतलब पॉजिटिविटी मिली बिकॉज ऑफ इस रिप्रेसिव पॉलिसी। रिप्रेसिव पॉलिसी में हम ये 4-5 चीजें मेंशन करेंगे, उनके बारे में 20-30 एपिसोड में बता देंगे। तब उससे हम ये कह देंगे कि लॉर्ड कर्जन की भैया ये पॉलिसीज थी, ये रिप्रेसिव पॉलिसीज थी। इन रिप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से डिसकंटेंट बढ़ा, डिसकंटेंट की वजह से नेशनलिज्म का कॉज पूरे इंडिया में बढ़ा। ठीक है, अब आते हैं हम जी टॉपिक सर। पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो लॉर्ड कर्जन के का जो एक्सटीरियर मोटिव जो वो बताते थे ऑन पेपर, ये था कि बंगाल जो था, बंगाल वॉज वेरी टेरिटरी थी। ठीक है, अब बंगाल में उसने कहा कि ये इतनी बड़ी टेरिटरी है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए तो दो टुकड़े करने पड़ेंगे। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली इट्स अ वेरी बिग यूनिट, इसको एडमिनिस्टर किया जा सके। तो छोटी यूनिट्स को एडमिनिस्टर करना इजी माना जाता है कंपेयर टू बड़ी। जैसे यूपी के बारे में भी आपने सुना होगा कि यूपी बहुत बड़ा स्टेट था पहले, सही है। उत्तराखंड में हट गया। ठीक है, जी जी सर। सिमिलरली बंगाल का इन्होंने ये पीछे से लॉजिक दिया कि बंगाल एज सच बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था और इंडिया ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, और ये वेस्ट बंगाल भी। तो ये दोनों जो यूनिट थी, और कुछ आसाम उड़ीसा का भी पार्ट था उस समय। तो ये बहुत बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसको गवर्न करना मुश्किल हो रहा है। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वी आर गोइंग टू bifurcate the state in अब इसमें लेकिन जो अल्टीरियर मोटिव ये था, तो बाद में पता चलता है कि भाई वेस्ट बंगाल सर आवाज में कट रही है सर बारी बारी आपके बेसिकली इट वाज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आवाज आ रही है ना आपको? आवाज कट रही है सर, काफी कट रही है सर, डिस्टरबेंस आ रही है सर। एक मिनट यार, इसको पता नहीं क्या, मैंने यार हेडफोन लगाया, हेडफोन हटाता हूँ एक बार, अब देखता हूँ। देखिए सर कैसे भी चले। हेलो, जी सर जी। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आवाज आ रही है सर मुझे। अच्छा, हाँ, अब ज्यादा क्लियर आ रही है, पहले ज्यादा क्लियर आ रही थी? सर आवाज तो पहले भी क्लियर आ रही थी, बस बीच में इंटरप्ट आने लग जाते हैं सर, तो वो अभी भी आ रहा चली है? जाती। अभी थोड़ा नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी सही है सर एक बार। हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा था कि आपको ये समझ आया कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जो है, हेलो, ठीक है हाँ जी जी। हिंदू हिंदू ये वेस्ट हिंदू बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में था और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी पे था। जी ठीक है, अब सही है इसमें क्या सर। हुआ कि डिवाइड, उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स को यहाँ पे हम मुगल पीरियड के समय में जो मुस्लिम रूल था ना, मुगल्स के दौरान, वैसा स्टेटस जी देंगे। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऐसी होगी जहाँ पे मुस्लिम्स गवर्न करेंगे और मुस्लिम इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू हिंदूज। और ब्रिटिशर्स इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से ये सिखाना चाहते थे कि मुस्लिम्स और
हिंदूज, मुस्लिम्स और हिंदूज, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकते, दे कांट कन्वर्ज, वो हमेशा बाइफिकेट करेंगे। ठीक है, ठीक अब है सर। ये इनका डिसीजन हो गया वेस्ट बंगाल का और ईस्ट बंगाल का, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि पीपल शोड अल्टीमेट यूनिटी कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कास्ट, क्लास और रीजनल लाइंस। मतलब वो जो चाहते थे वो हुआ नहीं एक्चुअल में। जिस डिवाइड एंड रूल की उस समय बात हुई थी, जो टेम्परेरी जो इसका इफेक्ट था वो दिखा नहीं। उन्होंने क्या करा कि जो 16 और हाँ, इसका एक और एग्जांपल है कि जो लैंग्वेज जो था, बंगाली लैंग्वेज था, इट एक्टेड एज ए यूनिफाइंग फैक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है। मतलब इसको आप उसमें भी कोट कर सकते हो किसी ऐसे में भी, कि मतलब कोई भी कल्चरल ट्रेट कैसे यूनिफाइंग फैक्टर हो सकता है। आप क्लास में आप बहुत डिफरेंस हो सकता है, कास्ट में बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्लास में बहुत डिफरेंस हो सकता है, एथनिक रूप से डिफरेंसेस हो सकता है, पर एक कल्चरल एलिमेंट इज सफिशिएंट टू यूनिफाई यू। ठीक है, तो बंगाली लैंग्वेज उस समय काफी यूनिफाइंग फैक्टर के तौर पे आया, तो एक लिंग्विस्टिक बेसिस हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक यूनिटी दिखी लोगों के बीच में। लोगों ने क्या करा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस समय पीक पे दिखाई, मतलब जो मोटिव ब्रिटिशर्स चाहते थे वो एक्चुअल में रियल ग्राउंड पे उनको नहीं दिखा, तो ये पार्टीशन हो गया। फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट चालू हुआ, इसके अगेंस्ट में लोग खड़े हुए। तो कांग्रेस का क्या रुख था? कांग्रेस में क्या करा कि दो धड़ में बट गया, टू मॉडस ऑपरेंडी थे कि भाई इस बंगाल पार्टीशन का जो एक्ट है इसके अगेंस्ट में हमें किस तरीके से जाना है। ठीक है, तो सुरेंद्र एस बनर्जी, के मित्रा, और ये आपको जो नाम दिख रहे हैं एस बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र रे, इन्होंने कहा कि हम प्रेयर्स और पिटीशन से ही इसको करेंगे, और ऑब्जेक्टिव जो है हम पब्लिक ओपिनियन इंग्लैंड में चेंज करेंगे लोगों का। मतलब यहाँ से हम पिटीशन लिखेंगे, मेमोरेंडम लिखेंगे, we will publish papers and we will try to change the influence in England। इंग्लैंड के लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा था ये पैसिव जो रेजिस्टेंस है इसको केवल हम बंगाल ज्योग्राफिकली लिमिटेशन इसकी बंगाल तक ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसी ग्रुप में दूसरे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक ग्रुप ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिपिन चंद्रपाल, अश्विनी कुमार दत्ता, अरविंद घोष, इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा एग्रेसिव होने की जरूरत है, मास हमारे साथ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स गुड्स को बायकॉट करना पड़ेगा और इस मूवमेंट को हमको पूरे इंडिया में फैलाना चाहिए। इसको बंगाल तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, इसको यूपी में भी ले जाओ, इसे पंजाब में भी ले जाओ, इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी ले जाओ, इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में भी ले जाओ। तो ये क्या हुआ था कि मॉडस ऑपरेंडी के जो डिफरेंसेस थे, that became a root cause of differences between the moderates and the extremists। ठीक है जी जी सर। अब क्या हुआ कि ऑफिशियल सैंक्शन मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बायकॉट स्ट्रेटेजी का 17 जुलाई 1905 में, 17 जुलाई 1905 में। ठीक है, अब आप उसमें देखना कि उसको प्रिसाइड किसने किया था, हु प्रिसाइडेड दैट पर्टिकुलर, ये आप एक बार चेक करना। 17 जुलाई 1905 को सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? इसको एक्चुअली प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। ओके सर, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस का दादा भाई नौरोजी ने उसको प्रिसाइड किया था। ठीक है, अब देखते हैं स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट क्या हुआ था, मूवमेंट का इफेक्ट कैसे दिखा था, लोगों ने उसको कैसे लिया। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट का इफेक्ट जो दिखा स्टूडेंट्स में दिखा, स्टूडेंट में सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट दिखा। ठीक है, तो स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन था वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। और जो रिलीजियस फेस्टिवल्स थे उनको यूज किया गया था फॉरेन गुड्स को बहिष्कार करने में, जैसे गणपति फेस्टिवल, दुर्गा पूजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ क्योंकि बंगाल इसका एपिसेंटर था। तो बंगाल में क्या हुआ कि जो दुर्गा पूजा तो थी, दुर्गा पूजा के दौरान ये कहा जाता था, क्योंकि लार्ज गैदरिंग उस समय लोगों को इजीली मिल जाती थी, तो ये लीडर्स जाते थे और वहां पे भाषण देते थे और लोगों को कहते थे कि हमें स्वदेशी अपनाओ और बायकॉट करो विदेशी गुड्स को। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने वो एपिसेंटर को जोड़ा क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां पे भीड़, तो रिलीजियस फेस्टिवल्स को भी यूज किया जाता था और रिलीजियस सिंबल्स को भी यूज किया जाता था।
जैसे भारत है, भारत माता को मतलब इंडिया एज ए कंट्री को भारत माँ का रूप दे दिया था अश्वनी कुमार दत्ता ने। उसने कहा कि भारत एक मतलब जंजीरों में जकड़ी हुई है। एक आपने फोटो भी देखी होगी ना, मतलब वो सर है, कश्मीर का सर है भारत माता का, एक एक इमेज आती होगी, है ना, तो इसको दिखाते हैं ऐसे जंजीरों में फंसी हुई है, इट्स लाइक भारत माता। तो वो एक रिलीजियस सिंबल यूज हो गया था। और जो डे ऑफ पार्टीशन था दैट वाज 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को डे ऑफ मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया था। मतलब लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, लोगों ने गंगा स्नान किए थे तटों पे जाके, मतलब इस तरीके से लोग ने शुद्ध वैसा दिन बनाया था। मतलब लोगों ने किसी से बात नहीं करना और सब लोग दुख में थे, तो उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया था। तो काफी एक पैसिव रेजिस्टेंस दिखा था इस डे ऑफ पार्टीशन का। ठीक है, ओके। अब उसी की कड़ी में आगे चलते हुए स्वदेशी कैंपेन चलने आगे चालू हो गया, स्वदेशी कैंपेन। ठीक है, स्वदेशी। अब स्वदेशी कैंपेन में काफी डिफरेंसेस होते हैं कि स्वदेशी है क्या, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ स्वदेशी। और ये वेरी करता था। जैसे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कहते थे कि स्वदेशी मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन कुछ कुछ फंक्शनरी यूनिट्स ऐसी रहेंगी जिसमें इंडियंस का रोल ज्यादा होता जाएगा। लेकिन बिपिन चंद्र पाल कहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको बिल्कुल आल अलूफ हो जाना चाहिए और इंडियंस का पूरा उसमें बोलबाला रहना चाहिए। कुछ लोगों का लिमिटेड था स्वदेशी अपना इकोनॉमिक स्फीयर में ही तक था कि जो जैसे बाहर के कपड़े मत पहनो, स्वदेशी पहनो, बाहर का साबुन मत यूज करो, इंडियन फैक्ट्री द्वारा बना कोई साबुन यूज करो। समझ रहे हो? तो सबके लिए स्वदेशी की डेफिनेशन इट वाज डिफरेंट। फॉर बिपिन चंद्रपाल इट इज डिफरेंट, फॉर लाला लाजपत राय इट्स डिफरेंट, और महात्मा गांधी के लिए एक अलग ही मीनिंग था। महात्मा गांधी ने इसको ट्रू मीनिंग दिया। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बात किया। स्वदेशी में वो सेंटिमेंटल वैल्यू लेकर आए। स्वदेशी में उन्होंने कहा कि अपने अपने स्वाभिमान की बात है बेसिकली स्वदेशी। इट्स जस्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, एक सेल्फ सफिशिएंसी की बात है आत्मनिर्भर। तो वो आत्मनिर्भर उनके लिए अलग चीज था और इनके लिए अलग चीज था। ठीक है, तो स्वदेशी की जो डायमेंशंस है वो चेंज कैसे हुई। जब शुरुआत में जो स्वदेशी आया इट वाज नैरो इन अप्रोच। जब गांधी जी मास स्ट्रगल में आए तो इसकी जो स्वदेशी का जो मीनिंग था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी दिखेगा, आपको सिविल डिसोबीडियंस में भी दिखेगा। ठीक है, कि अनजस्ट लॉज भी बनेंगे तो उसको तोड़, मतलब उसके अगेंस्ट में आपको खड़े हो जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने स्वदेशी में इंक्लूड करने लग गई। तो आप इस लाइन को पढ़ो। इनिशियली इट वाज मोर पॉलिटिकल एजिटेशन, केवल एक पॉलिटिकल एजिटेशन का टूल था, but was not used as a viable method to achieve dignity and freedom of life, a definition which would be later infused with the entry of मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये लाइन को आप रट के एग्जाम में एज इट इज उतार सकते हो। ठीक है, which shows the connection between the Swadeshi movement and the role of Mahatma Gandhi, how he changed the objective of the Indian national freedom struggles। कैसे उन्होंने सोशल गोल्स को चेंज किया, कैसे उन्होंने इकोनॉमिक गोल्स को चेंज करा, कैसे फ्रीडम स्ट्रगल को, मॉडस ऑपरेंडी को उन्होंने चेंज किया। इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी में क्या क्या आता था उस समय स्वदेशी मूवमेंट में। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जैसे कोर्ट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब हो गए। सेल्फ गवर्नेंस मतलब ये हो गए जैसे पंचायती राज। सही है, ठीक है, जैसे पंचायत हो गई, विलेज पंचायत होते थे, ये गवर्नेंस के, तो ये सेल्फ उसकी बात करते थे आप। अब वही एक आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 40 होता है उसमें, क्या बोलते हैं उसे, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होता है इंडियन पॉलिटी में। उसमें आर्टिकल 40 में ये कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत करनी चाहिए लोग, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को। और उसी के तहत हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ 1992। पंचायत वो बोला अपना जी। हाँ, पंचायत के लिए अर्बन लोकल बॉडीज के लिए हुआ था और पंचायत के लिए रूरल लोकल बॉडीज के लिए हुआ था। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिल गया था। तो बेसिकली ये गांधीयन प्रिंसिपल इसको कहा जाता है कि गांधीयन आइडियोलॉजी के बेसिस था। तो गांधी जी की ये था कि इंडिया में विलेज जो है इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना जरूरी है। सेल्फ सफिशिएंट ही आत्मशक्ति थी। आज हम बात किसकी कर रहे हैं? रिसेंटली आत्मनिर्भर पैकेज की बात हुई थी, ये कोविड क्राइसिस में वही चल रहा है अभी।
वोकल की जी बात हो रही है, वोकल से लोकल की बात हो रही है, लोकल फॉर वोकल, और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में बात हो रही है। वो बेसिकली उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो यही हैं, स्वदेशी वाले, स्वदेशी। एक डिग्निटी की भी बात है उसमें, इकोनॉमिक एंगल भी होता है, सोसाइटल एंगल भी होता है, और एक सेंटिमेंटल एंगल भी है, और एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है। ठीक है, जैसे टिकटॉक की ऐप इन्होंने बैन करी, ठीक है, जी इसका एक जी इकोनॉमिक एंगल है कि कहीं ना कहीं इंडिया को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया में जो ऑफिसेज हैं, ऐप डेवलपर जो हैं इंडिया में जो इसके साथ जुड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन सही है, सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है चाइना के अगेंस्ट में, ठीक तो इसलिए हमने इसको जी। बैन कर दिया। ठीक है, नीड सिंबॉलिकल जेस्चर फॉर क्या हो गया सर? सेल्फ क्या स्ट्रेंथनिंग मतलब ऑफ, है किसका सिंबॉलिकल जेस्चर? सिंबॉलिक जेस्चर ये हो गया ना कि जैसे चाइना आपका एनिमी है, तो चाइना नो मैटर व्हाट आपको कितनी भी अच्छी चीज दे, लेकिन आप उसको बॉयकॉट करोगे। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सिंबॉलिक में क्या होगा कि आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात कर रहे हो कि वन नेशन इज अबव, आपका नेशन दूसरे से ऊपर है, अगर आप हमारे देश के साथ कुछ बुरा करोगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, और उससे ठीक हमें रियल में कोई फायदा ना हो रहा हो, मटेरियलिस्टिक ठीक वे में कोई फायदा नहीं हो रहा हो, लेकिन हम आपको चोट पहुंचा देंगे। मटेरियलिस्टिक हमें क्या फायदा हो रहा है इसको बैन करने से, आप समझ रहे हो ना, कि एक होता है ना ट्रेड, दो कंट्रीज के बीच में खूब हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ट्रेड हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में ट्रेड क्यों नहीं होता, और उस ट्रेड से दोनों को फायदा होगा, दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, ट्रेड से इंडिया के पास पैसा होगा, पर इंडिया इतना ज्यादा इंडल्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक वही सेंटिमेंटल ठीक वैल्यू है, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान को एज राइवल देखते हैं, उसके अगेंस्ट में ठीक जाते सर, हैं, तो हम उसके साथ इतने रिलेशन नहीं बना सकते, और इंडिया और चीन को एक दुश्मन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि 1962 वॉर हुआ था, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं धोखा खाया था, पंचशील के बाद हमने धोखा खाया था, तो हम कहीं ना ठीक कहीं उसको एक सस्पिशियस नजरों से देखते हैं। ठीक ठीक है, है तो सिंबॉलिक मीनिंग मतलब होता है उसका रियल ग्राउंड में कोई मतलब ना हो, एक एक्चुअल ग्राउंड में आप उसको इन मैथमेटिकल टर्म्स आप उसको ना समझा पाए कि इसका ये फायदा है, भाई इसको ये मारा तो इससे ये हुआ, इतने करोड़ का फायदा हो गया, लेकिन सिंबॉलिक उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे ठीक नमक नमक का कानून तोड़ा गांधी जी ने दांडी जी मार्च करके, इट जी वॉज मोर ऑफ ए सिंबॉलिक, सिंबॉलिक ये था कि नमक से उन्होंने दो तीन चीजों को टारगेट किया। उन्होंने कहा था कि एक तो जो भी अनजस्ट लॉज हैं उसको हम इंडियंस नहीं मानने वाले, तो उन्होंने एक ठीक है नमक खुद से बना के उस कानून को तोड़ा, उस कानून के अगेंस्ट में गए, उसको उन्होंने ऐसे इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी कि भाई ऐसे और भी लॉज होंगे तो उसको तोड़ा जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस, हम ऐसे अनजस्ट लॉज को नहीं मानेंगे, तो दैट वाज ए सिंबॉलिक जेस्चर टू शो केस कि भाई हम आपकी नहीं मानने वाले अगर आप कोई अनजस्ट लॉज या पॉलिसीज लाओगे तो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, दैट इज सिंबॉलिक जेस्चर। फिर ओके सर, तीसरे नंबर पे आप जाओगे कि लार्जली स्ट्रेस्ड अपॉन सेल्फ हेल्प, आत्मशक्ति की बात हो रही है, फिर मैंने यहाँ पे जोड़ा है आत्मनिर्भर से आप उसको जोड़ सकते हो, एनी रिलेवेंस ये एप्लीकेबिलिटी की बात है, मतलब जब एसेज में आप इन दोनों चीजों को छोड़ सकते हो, जैसे आत्मनिर्भर पे कोई ऐसे आ गया तो आप यही चीज हिस्ट्री का कोई एंगल डालना चाहो तो आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हो, आत्मशक्ति आत्मनिर्भर। फिर एक इन्होंने नेशनल एजुकेशन की बात करी, पहले एजुकेशन हमने कल पढ़ा था मैक्यूलेस मीटिंग में, जी इंडियंस को इंग्लिश में दी जा रही थी, और हाँ जी इंग्लिश मोड में ही एजुकेशन दी जा रही थी, और ऐसी एजुकेशन दी जा रही थी जिसमें ये शो किया जा रहा था इंग्लिश आर सुपीरियर देन रेस्ट ऑफ द रेस, बेसिकली इंग्लिश आर सुपीरियर देन इंडियंस। ठीक जी है, फिर नेशनल एजुकेशन में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया जाता है 1905 में। दीज आर द स्टेप्स टेकन टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन। ठीक है, ठीक है सर, समितिज का गठन होता है, फॉर्मेशन ऑफ समितिज। समितिज क्या होती थी कि मतलब वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक समिति बनाई जाती थी, समिति आके लोग मिलते थे और स्वदेशी के बारे में उसको कैसे आइडिया को प्रोपोगेट करना है, क्योंकि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ देती थी ये स्वदेशी कैंपेन को समितिज। ठीक है, इट्स लाइक कि ब्रांच खोलना हर जगह पार्टी की, किसी भी रिटेल चेन की ब्रांच खोलना, तो समिति क्या होती थी उस आइडियाज को प्रोपोगेट करती थी। और पैसिव रेजिस्टेंस, वही बायकॉट स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बायकॉट स्ट्रेटेजी में क्या हो गया, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो, उनके कोर्ट्स को बायकॉट करो, उनके कॉलेजेस को बायकॉट करो, और क्या बोलते हैं उसे
कोई भी उनका जो इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया उसको सब एक्चुअली बायकॉट करो, जो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया उसको बायकॉट करो। ठीक है, ये तो हो गया आपके कंपोनेंट्स ऑफ स्वदेश कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। अब मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते हैं। मिलिटेंट नेशनलिज्म वही है एक्सट्रीमिज्म वाले जो है। मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब ये कभी नहीं है कि उन्होंने नॉन वायलेंट स्ट्रगल पे वो आ गए थे, ठीक है। वो नॉन वायलेंट अप्रोच में थे, पर नॉन वायलेंट में वो एग्रेसिव थे एज कंपेयर टू मॉडरेट्स। ठीक है, लाल बाल पाल इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तो एक्सपोनेंट हो गया अरविंदो घोष। अब इसमें जाओगे, इट चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द अर्लियर फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू द प्रोटेस्टिंग मासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पब्लिक ओपिनियन कहां से आता था? मॉडरेट्स के मेंबर्स कौन होते थे? लॉयर्स होते थे बड़े। अब उस समय लॉयर कौन बनेगा? उस समय लॉयर वही होते थे जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते थे, जो एलिट सोसाइटी से आते थे, जिनका अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था, वही लोग थे। जैसे जो प्रिंसली स्टेट से कोई आ रहा है, या फिर किसी राजे रजवाड़े में कोई पड़ा हुआ वो आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसका बेटा पढ़ लिख लिया और वो लॉयर बन गया तो वो आ रहा है। तो ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ठीक है, सिंस दे वर नॉट रिप्रेजेंटिंग द अंडर प्रिविलेज सेक्शन, उनको प्रॉब्लम्स भी नहीं पता थी कि पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेबर की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वुमेन की क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ये देखोगे कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में एक डिफरेंस बहुत बड़ा था उस समय। अपर कास्ट में वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता था। ओके, अच्छा। क्योंकि वुमेन को कमोडिटी के रूप में दिया जाता था। आप डाउरी देखोगे तो अपर कास्ट में ज्यादा होता था। सती प्रथा सबसे ज्यादा अपर कास्ट में उसका बोलबाला ज्यादा था। ठीक है, वुमेन एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया जाता था। वुमेन को एक कमोडिटी के रूप में उस समय देखा जाता था कि एक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के रूप में, या अलायंस को बनाने के लिए यूज किया जाता था। और पर्दा सिस्टम आप देखोगे अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ज्यादा था। अब लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसा शेड्यूल कास्ट में आप जाओगे तो वहां पे क्या होता था, वहां पे जो इक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं थी वुमेन और मैन के बीच में। क्यों? क्योंकि वुमेन भी खेतों में काम करती थी। ठीक सर, ठीक। खेतों में काम करती थी, उसकी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतनी ही थी जितनी मैन की थी जी। वो हाउस होल्ड, घर के काम तक नहीं सीमित थी, वो बाहर का काम भी करती थी। तो रिलेटिवली वो थी, और उनकी जो उनके पर जो सोशल कंस्ट्रेंट थे वो कम थे। जैसे डाउरी सिस्टम इतना प्रेवलेंट नहीं था नीचे वाले सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। तीसरा क्या होता था कि जो ट्राइबल सोसाइटी में तो उल्टा मैन और वुमेन को इक्वल दर्जे से देखा जाता था। ये जो आप संस्कृताइजेशन के लैडर में अपर कास्ट की तरफ जाओगे तो वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत नीचे होता जाता था। ओके, दैट वाज अ सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, एक ये हो गया। तो आप ये देखना कि जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर है, वो ये चाहते थे कि मास में कहीं, मतलब जो अभी तक 1905 तक क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही पार्टिसिपेट कर रही है। कौन कौन सी सोसाइटी? एक तो जो जमींदार सेक्शन वाली, कोई प्रिंसली स्टेट से आ रहा है वो आ रही है, या फिर जो एजुकेटेड हो गई कि भाई जो बाहर जाके पढ़ के आया है और यहाँ आके उसने सोचा है कि भाई नहीं, हमें भी अपना इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो लोग जा रहे हैं। तो ये कितने लोग रिप्रेजेंट थे? दे वर यूज्ड टू बी 3 to 4% ऑफ द पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 3-4% ही लोग थे। एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था हर स्टेक होल्डर्स का, बीट वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पीजेंट, फार्मर्स, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो नेशनलिस्ट जो थे ये चाह रहे थे कि इनका रिप्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है। ठीक है, ठीक। एंड दैट इज द टिपिंग पॉइंट 1905 में। सब लोग ये चाह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल प्रेशर जो इस लाइन में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल प्रेशर जो होना चाहिए था पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने का, वो एलिटिस्ट से मास बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग। तीसरा उन्होंने लिखा कि लिवरेजिंग पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल यूजिंग रिलीजियस सिंबल। ठीक है, कि भाई पैट्रियोटिक मतलब उन्होंने क्या करा, माता से उसको लिंक कर दिया। समझ में आई? माता से इंडियन ज्योग्राफी को, इंडिया एज ए नेशन को इक्विवेलेंस मारा भारत माता के। भारत माता मतलब सिंबॉलिक हमने कहां से लिया? दुर्गा माता, लक्ष्मी माता।
सरस्वती, मतलब उसको उस स्टेटस पे ले गए, अब उसका पूजा करने लग गए, मतलब आपकी भक्ति हो गई, एक वर्शिप का एलिमेंट ला गया, एक भक्ति कल्ट लाने लग गए। एक भक्ति कल्ट को जब लाए तो उसको इक्वेट कर दिया पेट्रियटिज्म से, ठीक है। ठीक है सर। तो दैट वाज ब्रिंगिंग दैट रिलीजियस एंगल टू योर आपको जब पेट्रियटिज्म में, तो इंडियन नेशनलिज्म में कहीं ना कहीं रिलीजियस का इंट्रूजन हुआ। अब इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ होगा। नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि भाई भारत माता का आपने अभी भी सुना होगा, वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम। मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, कुछ मुस्लिम सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, है ना? ओके ओके सर, जी जी जी। क्योंकि उनके नजर में उनके जो गॉड है उसकी कोई इमेज नहीं है, इज ए इमेजलेस, फॉर्मलेस। ठीक 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 है, और कोई भी इंसान की फॉर्म में उनका खुदा नहीं हो सकता। सही है सर। तो उनका रिलीजियस कंस्ट्रेंट आने लग गया भारत को एज ए माता ट्रीट करने में। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भारत माता नहीं मानता था तो कुछ नहीं होता था, तो वो क्या होता था, कम्युनल एंगल इससे आने लगा, और इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी कहीं ना कहीं बढ़ने लग गया। क्योंकि दोनों चाहते तो इंडिया की फ्रीडम थी, लेकिन जो दोनों के तरीके जो थे वो कम्युनलाइज होने लग गए। जी सर। और ये इसका रिपरकशन आज भी इंडियन पॉलिटी पे आप देखोगे, अभी संसद में आप देखोगे भारत माता की जय कैसे बोलते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है, पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए कैसे किया जाता है, या फिर पॉलिटिकल रूप में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका रिपरकशन आज भी इंडियन पॉलिटी में मिलता है। ये बहुत सालों से चला आ रहा है, ये कोई आज का जेनेसिस इसका नहीं है। ठीक है, ठीक सर, ठीक है सर। हाँ। अब एक एक्सट्रीमिस्ट का एक और डिफरेंस था मॉडरेट के साथ। मॉडरेट्स क्या होते थे कि जो इंडिविजुअल एक्ट ऑफ हीरोइज्म होता था ना, जैसे भगत सिंह ने सॉन्डर्स मर्डर केस आपने सुना होगा, भगत सिंह मूवी देखी, सॉन्डर्स को उसने मार दिया था जी। मॉडरेट्स जो थे वो ये कहते थे, मॉडरेट्स जो होते थे वो कहते थे भाई ये तरीका गलत है। वो ओपनली उसको क्रिटिकली बोलते थे, हम कड़ी निंदा करते हैं, मतलब वी आर नॉट विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट भी ओपनली तो उसकी इतनी मतलब उसको फेवर नहीं करते थे, लेकिन इतने क्रिटिकल भी नहीं थे। ओके ओके, ठीक ठीक। तो इस रूप में भी उनका डिफरेंस था कि जो इंडिविजुअल हीरोइक ऑफ रिवोल्यूशनरी जो एक्शन हो रहे थे कंट्री में उस समय, कोई भी चंद्रशेखर आजाद का हो रहा था, या चोरा चोरी वो सॉरी क्या बोलते हैं काकोरी लूटा था उन्होंने, काकोरी ट्रेन का जो एपिसोड हुआ था, सॉन्डर्स मर्डर केस जो हुआ था, या लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ने वाला कुछ भी हुआ था, या अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, इसमें क्या होता था, मॉडरेट्स दे वर एक्सट्रीमली क्रिटिकल, भाई ये तरीका गलत ही नहीं थे। ओपनली वो पेपर में लेख लिखा करते थे कि भाई हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, हम ब्रिटिशर्स के साथ हैं। सही, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ऐसे नहीं थे। तो ये भी एक रिफ्ट का कारण था दोनों के बीच में। फिर ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स को मजा आ गया, ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हो गए, नाउ अब उनको मौका मिल गया कि हम एक का साथ देते हैं। अब देखो दो एंगल पे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को उन्होंने ब्रिटिश पार्टीशन के थ्रू कोशिश करी दोनों को तोड़ने की, सही है, हाँ जी, रिलीजियस ग्राउंड पे। अब इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक ऐसा अपोजिशन दिख रहा है कि भाई इसको तोड़ना जरूरी है। अब इनमें इनको दिख गया फैक्शनलिज्म है, दो ग्रुप में ये बटा हुआ है, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज है और एक मॉडरेट फेज है। तो उन्होंने क्या करा, सोप लगाना चालू करा मॉडरेट्स को। सोप लगाना मतलब समझ गए ना, मतलब इनको प्यार करना, दुष्कारना, मतलब यार कि तुम्हें फेवर कर देंगे, तुम इनके खिलाफ बोला करो, मतलब उनको धीरे धीरे अपने लॉयल्टी की तरफ लेने लग गए, लॉयल्टी के इन्फ्लुएंस में लेने लग गए। और एक्सट्रीमिज्म पे ये रिप्रेसिव मेजर लगाने लग गए। एक्सट्रीमिज्म पे जब इन्होंने रिप्रेसिव मेजर लगाए, तब इन्होंने कहा कि मॉडरेट्स को ये बोला कि तुम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, जो हमारे एक्शन हम ले रहे हैं तुम हमारा साथ दोगे नो मैटर व्हाट। ठीक है सर, बदले में हम तुमको जो तुम्हारी डिमांड्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे रोज उनको चाय पे बुला लिया, उनसे बातें कर ली, उनको कह दिया कि तुम्हारे लिए मॉडर्न रिफॉर्म्स ला रहे हैं हम 1909 में, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो ये जो डिवाइड था ये ज्यादा बढ़ने लग गया और एक्सट्रीमिज्म को इन्होंने काउंटर करने की कोशिश करी, तो दे वर वेरी मच सक्सेसफुल। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक टारगेट बना लिया कि एक्सट्रीमिज्म को हम क्या बोलते हैं, उनको टारगेट करेंगे, मॉडरेट्स तो वैसे ही हमारे लॉयल होते जाएंगे थोड़े थोड़े, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। सही है सर।
ठीक है। सिमिलरली वो पार्टीशन ऑफ जो बंगाल हुआ था, यही उनका अल्टीरियर मोटिव था। हिंदू मुस्लिम हम कर देंगे, कम्युनल दंगे होने लग जाएंगे। कम्युनल दंगे होने का हम आरोप किस पे लगाएंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल एजुकेशन ये गलत यूज करता है, ये करता है, तो उसको बैन कर देंगे, हम इसको पूरा खत्म कर देंगे। पर उसका इफेक्ट हो नहीं पाया, हिंदू मुस्लिम ने यूनिटी दिखा दी वहां पे। ओके सर। ठीक, अब तीन फेज से लड़ा जा रहा है। देखो अभी तक इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एक मॉडरेट्स अपने एंगल से लड़ रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट उसी ग्रुप में अलग एंगल से लड़ रहे हैं। अब एक नया ग्रुप आया, भगत सिंह वाला ग्रुप, वो कह रहा है कि हमें एक अलग ही रुख अपनाना पड़ेगा, इससे तो पार नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो उन्होंने कहा रिवोल्यूशनरी टेररिज्म लेके आए। अब उन्होंने कहा कि हमें नॉन वायलेंट वाला मेथड छोड़ना पड़ेगा भाई साहब, हम जाएंगे अब वायलेंट मीन्स में, हम वायलेंट तरीके से ही अपनी आजादी प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका मोटो था। ठीक है, ठीक है। अब 19 देखो, एक इंडिविजुअल इवेंट्स क्या होते हैं, 1870s 1880s में क्या हुआ था कि इंडियंस को एजुकेशन ब्रिटिशर्स देने लग गए थे। तो आपने देखा होगा कि लोकल जिम खाना होते हैं ब्रिटिशर्स के वैसी किसी सिटीज में। जी सर है। इस जिम खाने में क्या होते थे कि यूथ जो होता था 18 साल का, 15 साल का, 14 साल का और 14 से 25 साल का, वो इकट्ठा होता था, आता था वहां पे। तो ये सेंटर बनने लग गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि वहां पे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते थे कॉलेजेस में कि अंग्रेजों के साथ कैसा हो रहा है, उनके साथ कैसा हो रहा है। तो वहां पे क्या होता था, यूथ होता था, तो यूथ जिम्नेशियम में ये करने लगे कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इन लोगों बहरों के को सुनाई दे। ठीक है, और एक टेरर क्रिएट करना पड़ेगा, हम टेरर क्रिएट करेंगे तो ये अपने आप भाग जाएंगे। उनका ये सोच थी कि हम बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जो इनफेमस ऑफिसर्स हैं, उनको मारेंगे, एक टेरर क्रिएट होगा, कोई यहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहेगा, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स विल लीव इंडिया। ठीक है, उस सोच से करते थे। अब 1908 में एक मार्क शिफ्ट आया, इट शिफ्टेड नॉन वायलेंट टू वायलेंट मेथड्स। 1870s में मैंने आपको बताया जिम्नाजियम जो था वो बिकम एफसी सेंटर इन बंगाल। ठीक है, एक आनंद मठ आया था, आनंद मठ आपने सुना होगा, वंदे मातरम इसी में से लिखा गया है। जी। अब इस नोवेल में जो आइडियाज थे वो यूथ को काफी अट्रैक्ट किए। उस आइडियाज की वजह से भी लोगों को लगा कि नहीं नहीं, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें इंडियन नेशन को फ्रीडम दिलाने की जरूरत है, और हम सब एक इसके लिए चाहे कोई भी सेक्रीफाइस अगर मांग रहा हो, हम देने के लिए तैयार है। ओके सर। तो ये फिलॉसफी उनके अंदर तक आ गई थी। अब इसका जेनेसिस क्यों हुआ था? अब जेनेसिस वही हो जाएगा जो हमने एक्सट्रीमिज्म का, मॉडरेट्स का फेलियर की वजह से एक्सट्रीमिज्म आया, एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट्स दोनों की फेलियर की वजह से रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट आया। समझ रहे हो? समझ रहा हूं। भाई दोनों, आप किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे वेट कम करना है, एक तरीका अपनाया कि मैंने एक्सरसाइज ज्यादा करना चालू कर दी, फेल हो गया। अब मैंने डाइटिंग शुरू कर दी, फेल हो गया। अब मैं डाइटिंग और वेट, मतलब डाइटिंग और एक्सरसाइज दोनों करने लग गया, तो मैंने तीसरा रूट लिया अपना वेट रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो इट वाज लाइक दैट कि मैं एक स्टेप लिया, मैं फेल हो गया, अब दूसरे स्टेप मैंने लिया, फेल हो गया। अब तीसरा क्या हुआ? रिवोल्यूशनरी टेररिज्म कैसे आया? फेलियर ऑफ कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी प्रोग्राम्स। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी हमने देखा था इनिशियल फेज में क्या था, वो फेल हो गया। फेल, उनको लगा कि फेल हो गया, मतलब उनको लगा कि भाई इससे कोई हमें फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको तो मतलब उनका कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बनता उससे पहले ही उनको मार डाला गया। मतलब उनके विचारों को मार डाला गया ब्रिटिशर्स द्वारा कि भाई मॉडरेट्स को अपनी साइड रखा और उनको जेल में डालने लग गए, रिप्रेसिव मेजर्स लगाने लग गए। ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म भी कुछ ज्यादा रियल ग्राउंड में कुछ अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, इट वाज ए सिंबॉलिक रिकवरी ऑफ इंडियन मैनहुड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सिंबॉलिक कैसे हो गई है? सिंबॉलिक ये हो गया जैसे मान लो दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है और आप दूसरे गुट में से किसी एक आदमी को एक आइसोलेटेड प्लेस पे देखते हो और उसको मार आते हो। उस आदमी को अधमरा देखते हुए उन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दूसरे गुट वालों पे वो थोड़ा सा उनके बीच में टेरर हो जाएगा ना। सही है सर। तो दैट इज अ सिंबल। एक्चुअल में आपने सारे लोगों को खत्म नहीं करा, आपने केवल एक आदमी को मारा, लेकिन एक आदमी को सिंबॉलिकली इतना मारा कि वो एक ऐसा मैसेज उनके पास गया कि भाई ये इन ग्रुप से पंगा लेना ठीक नहीं है।
ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है, एक माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि वो सब आपसे पंगा लेना छोड़ दें, इट माइट बी ए पॉसिबिलिटी। दूसरा ये होगा कि मैनहुड दिखाने का एक ही तरीका है, मैनहुड आप बहुत तरीके से दिखा सकते हो, यही तरीका ये भी होता है कि मैंने उसको मार दिया, तो भाई आप ये भी हो जाएगा कि सुपीरियरिटी उनकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्लेम क्या करते हैं कि जो जैसे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में ये तो आम बात है कि प्रोफेसर ने किसी स्टूडेंट को पीट दिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी क्या इज्जत रह जाएगी उस प्रोफेसर की, अगर उस प्रोफेसर को पीट दिया तो उसके लिए बहुत बुरी चीज हो जाती है। सही है, ठीक है, हालांकि एक्ट सेम है, एक्ट सेम, आपने भी उसको थप्पड़ मारा, उसने भी आपको थप्पड़ मारा, आप पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लोग भूल भी जाएंगे, लोग आप पे इतना मजाक नहीं उड़ेगा। लेकिन जो प्रोफेसर के साथ जो होगा ना वो बहुत बुरा होगा, उसका सिंबॉलिक जो मीनिंग जाएगा वो बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस। एक्ट सेम हो सकता है बट उसका सिंबॉलिक मीनिंग कितना जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंबॉलिक इफेक्ट भी देखना जरूरी होता है किसी एक्ट का। हर एक्ट इक्वल हो सकता है इंटेंसिटी में, बट उसका सिंबॉलिक इफेक्ट माइट बी ए डिफरेंट वन। ठीक है, अब रिवोल्यूशनरी टेररिज्म में से क्वेश्चन कहाँ आता है, एक तो यही आ जाता है उसका जेनेसिस क्या हुआ, सक्सेस के बारे में आ जाता है, फेलियर के बारे में आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट केस हो जाता है प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा काकोरी कब हुआ था, या सॉन्डर्स मर्डर केस हुआ था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस उसे बोला जाता है, वो कब हुआ था, अलीपुर बॉम्ब केस कब हुआ था। तो जैसे वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, वो रटने वाले हैं। बेसिक जो एप्लीकेशन वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो अलीपुर, जैसे अलीपुर बॉम्ब केस में क्या हुआ था, एक डगलस किंगफोर्ड था, ठीक है, डगलस किंगफोर्ड था, मतलब एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जो जिसने स्वदेशी में बहुत लोगों को मारा पीटा था, बिना किसी उसके जेल में बंद कर देता था। तो उनको लगा कि इसको मजा चखाने की जरूरत है, तो ये क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे कि कौन कौन सा इनफेमस ऑफिसर है, उसको मार देंगे हम। तो उसका एक प्रोसेशन जा रहा था, तो उस पर उसने बम फेंकने की कोशिश करी, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने। ठीक है, अब इनकी एज थी ओनली 18 ईयर्स, दोनों 18 साल के थे, 18-19 साल के। इन्होंने क्या करा, बम फोड़ दिया उनपे। लेकिन वो डगलस किंगफोर्ड तो मरा नहीं, वो जो बम था वो किसी उनको इंफॉर्मेशन किसी ने गलत दे दी, जिस पालकी पे गिरा, जिस प्रोसेशन पे जिस पे गिरा, उसमें 2 वुमेन मारी गई। ठीक सर, ठीक। तो एक को तो पकड़ लिया गया खुदीराम, और एक ने सुसाइड कर लिया। लेकिन उनको ये लगा कि 18 साल 19 साल के लड़के ये तो खुद से ही एक्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं एक बम बनाने की फैक्ट्री चल रही है, मतलब इलीगल, इनके बम कहां से आया। तो अब ये पता चला कि अरबिंदो घोष है, अरबिंदो घोष, इस पे ट्रायल हुआ, इन पे केस चला। अब इन पे केस चला, अरबिंदो घोष के साथ उसका भाई भी था, ये बरिंदा घोष और उल्लासकार दत्त, इन तीनों पे केसेस चले, और इसी ट्रायल को अलीपुर बॉम्ब केस बोला गया था। ठीक है, इस केस को अलीपुर बॉम्ब, और इवेंचुअली क्या हुआ था, अरबिंदो घोष इसके बाद उसका मतलब डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उसको बाइज्जत मतलब उसको बरी करना पड़ा, और उसके बाद ही मतलब रिटायर हो गए वो एक्टिव पॉलिटिक्स से, अरबिंदो घोष, और फिर वो पौंडीचेरी चले गए, इवेंट टू पौंडीचेरी। आप पौंडीचेरी जाओगे तो उनका एक आश्रम बना हुआ है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में चले गए थे। पहले वो बहुत ही वोकल थे, उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वक्त आता है, अगर आपको आर्म्स भी उठाने पड़े पूरी मासेस को, तो वो भी आपको उठाने चाहिए। सो ही वाज सो एग्रेसिव इन नेचर, कि भाई उनके जो लेख होते थे उसमें ये तक लिख दिया था कि अगर आपको बंदूकें भी उठानी पड़े तो आप बंदूक उठा लेनी चाहिए आदमी को। तो उस तरह का मिलिटेंट नेशनलिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म में था उनका। लेकिन इस ट्रायल के बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होके इवेंट टू पौंडीचेरी, और फिर उन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम बनाया, और आज भी है वो पूरा एक स्पिरिचुअल उनका बहुत अच्छा बना हुआ है एक आश्रम, अरबिंदो घोष का। ओके, बट रिवोल्यूशनरी टेररिज्म भी क्यों फेल्ड हो गए, ठीक है, मतलब इससे भी कोई सक्सेस हमें नहीं मिली। क्यों हो गए? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज थी बहुत ही रिप्रेसिव हुआ करती थी। अब आप देखो कि भाई एक ब्रिटिशर जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के सामने आपकी क्या बिसात, ना आपके पास फंडिंग है, ना आपके पास कोई इतनी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, कौन सी आर्म्स और एम्युनिशन आप उससे उसका सामना कर लोगे ब्रिटिशर्स का। सो एक ये सिंबॉलिक तो काफी चेंजेस ला सकती थी, पर इन रियलिटी उनके तरीकों से ब्रिटिशर्स को पे पार पाना बड़ा मुश्किल था।
लेकिन हाँ उसका सिंबॉलिक इफेक्ट बहुत तगड़ा था। आज भी भगत सिंह को याद करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई सेक्रीफाइस क्यों करना जरूरी था। एक इंपॉर्टेंस पता चलती है इंडियन नेशन की फ्रीडम स्ट्रगल की। फ्रीडम में एक सेक्रीफाइस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आहुति क्या होती है। मतलब 23 साल का कोई जवान अगर फांसी पे लटक जाता है, मतलब एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि मतलब एक लोगों में एक क्या होता है कि सेक्रीफाइस की भावना, नेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो वो आज भी जिंदा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर। ठीक है, तो मतलब कंक्लूजन में आप इस तरीके से एंड कर सकते हो कि मतलब वो सेक्रीफाइस की जो टेंडेंसी है या लव टुवर्ड्स जो नेशन है, अनकंडीशनल जो लव है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर टुडेज। अगर नेशन बिल्डिंग में हमें जाना है, उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो, कि हमें ज्यादा काम करना पड़े, हमें इतने इकोनॉमिक रिटर्न ना मिलो, लेकिन फिर भी हमें नेशनल बिल्डिंग में वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भगत सिंह की आइडियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अब जैसे ये है, अब ये रिप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज के क्या क्या एग्जांपल हो गए। जैसे न्यूज़पेपर में मैंने बताया था, न्यूज़पेपर एक्ट 1908 आया था। ठीक है, हाँ, न्यूज़पेपर 1908 एक्ट में यही था, जैसे आता है जैसे इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, इन अखबारों में कुछ भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाए तो आप उस पर क्रिमिनल ऑफेंस बता सकते हो, उसको ऑफिस को बैन करवा सकते हो। 3 दिन का बैन लगा दिया, 4 दिन का बैन लगा दिया, और विम्स एंड फैंसीज पे काम होता था। दूसरा तरीका क्या हो गया, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में क्या होता था कि कोई भी नई प्रेस बनाने वाले हो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती थी। अच्छा, कि जैसे आपको प्रेस लगानी है तो भाई तेरे को 30,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो कई जो बेचारे नीचे जिनके पास पैसा नहीं होता था वो कुछ प्रेस ही नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे। सही, और इनकेस अगर आपने कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखा तो पूरी जो सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। हाँ, और उन्होंने फिर उन्होंने काफी चेंजेस इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में किए थे, ताकि इन सब जो सिडिशियस एक्टिविटीज थी, सो कॉल्ड सिडिशियस एक्टिविटीज, उनको कंट्रोल करना आसान हो गया था। और जो लोकलाइज्ड ऑफिसर था उसको काफी सारी पावर दे गई थी। ओके, ठीक है, मतलब अनपैरेलल्ड पावर दे दी गई थी ताकि वो कुछ भी एक्शन ले सकता था। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया कि हमने 3 फेज पढ़ लिए। अब एक हो गया मॉडरेट्स का, हो गया एक एक्सट्रीमिस्ट का, हो गया एक रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का हो गया। हमने ये जेनेसिस भी पढ़ लिए, इनका ये भी पढ़ लिया, इनके इफेक्ट क्या थे और क्या वो फेल क्यों हुए, ये भी पढ़ लिए। इन तीनों चीजों को तोड़ता हुआ फिर एक गांधीयन फेज हम आगे पढ़ेंगे, अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे गांधीयन फेज क्या था। फिर मतलब गांधी जी ने क्या क्या स्ट्रेटजीज में चेंजेस किए जिससे वो सक्सेसफुल अफेयर बना, मतलब लॉन्ग लास्टिंग। मतलब गांधी जी को कई लोग बोलते हैं ना कि गांधी जी का क्या रोल था, इतना इंपॉर्टेंट रोल था, गांधी जी को अनड्यू एडवांटेज क्यों मतलब दी जाती है, कि भाई उन्हीं को क्यों माना जाता है, फ्रीडम इंडिपेंडेंस के लिए क्रेडिट सबसे ज्यादा क्यों दिया जाता है। एक डिबेट चलती है लोगों के बीच में, तो वो हम देखेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी का क्या रोल था। बहुत बड़ा रोल था मतलब गांधी जी का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया में तो कुछ कुछ इवेंट्स हो ही रहे थे, बाहर के भी इवेंट्स हो रहे थे, उससे भी इंडिया रूबरू हो रहा था कि भाई उससे इंडिया को क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, सही है सर, हाँ बताइए। तो इसमें एक जापान ने रशिया को डिफीट कर दिया 1905 में। ठीक है, अब मैंने आपको एक बहुत पहले एग्जांपल दिखाया था व्हाइट मेंस बर्डन कल। यस राइट, बताया था। हाँ जी, व्हाइट मेंस बर्डन वाज ए रेशियल एरोगेंस, एक रेशियल सुपरमेसी का कांसेप्ट था। उसमें ये था कि भाई एशियन जो सोसाइटीज हैं, एशिया में कोई भी रह रहा है, वो यूरोपियन पावर से भिड़ नहीं सकती। 1905 में एक अलग ही अचंभा हुआ, जापान ने रशिया को हरा दिया। और रशिया की बहुत बड़ी फोर्स थी, रशिया की फोर्स को जापान एक छोटे सा आइलैंड नेशन ने हरा दिया। तो एक डिस्ट्रॉयड मिथ, मतलब जो मिथ था वो डिस्ट्रॉयड हुआ कि नहीं, ये इनविंसिबल तो नहीं है, इनफॉलिबल भी नहीं है, यूरोपियन फोर्सेस को हराया जा सकता है। ठीक है, अब समझ लो ना कि सिंबॉलिक कैसे हुआ कि भाई बिल्कुल सर, सिंबॉलिक हो गया। हाँ, जैसे श्रीलंका ने जैसे इंग्लैंड को हरा दिया, पहला मैच इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया वर्ल्ड कप, अरे हाँ इंग्लैंड को हराया जा सकता है, मतलब इट्स लाइक दैट। तो बांग्लादेश भी सोचे कि भाई नहीं, इंग्लैंड को हराया जा सकता है। उसने हराया नहीं है एक्चुअल में, लेकिन एक सिंबॉलिक एक मीनिंग ये जाएगा। दूसरा क्या हुआ था 1908 में, क्या हुआ था, यंग टर्क्स और चाइनीज नेशनलिस्ट ने वहां की जो गवर्नमेंट्स थी उनको हटा दिया था मास मोबिलाइजेशन के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि ये कंट्रीज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।
ओके। ठीक है, तो इंडिया में उसका कैसे इफेक्ट पड़ा कि भाई हाँ ये लोग कर सकते हैं तो इंडिया भी इसको इजीली चेंज कर सकता है। फिर वर्ल्ड वार वन हुआ। वर्ल्ड वार वन कब हुआ? 1914 से 1919 के बीच में। यस सर। और वर्ल्ड वार वन के का बैकिंग आपको बताया था। वर्ल्ड वार वन बेसिकली क्या था? बेसिकली यूरोप में क्या हुआ था कि कुछ पुरानी पावर्स थी, जैसे इंग्लैंड हो गई, फ्रांस हो गई, ठीक है, और ये क्या थी, बड़ी पावर्स थी और पहले की कॉलोनीज थी इनकी, ठीक है, इंग्लैंड, डच और अब की फ्रांस। अब कुछ नए नेशन बनने लग गए थे। नए नेशन कौन से आ गए थे? जर्मनी आया, इटली आया। दीज वर द न्यू नेशन, जो नए नेशन बने थे यूरोप में उस समय, ठीक है। अब क्या हो गया था कि यूरोप ने तो बहुत सारी कॉलोनीज पहले से हथिया ली थी, फ्रांस ने बहुत सारी कॉलोनीज पहले से हथिया ली थी। तब इसको लगा जर्मनी को, मेरे पास तो कोई कॉलोनीज ही नहीं है हथियाने के लिए, मैं क्या करूं? अब वो रेस चालू हुई कॉलोनीज को एक्वायर करने के लिए। जर्मनी को लगा कि अगर अपने को अपनी कैपिटल बढ़ानी है, देश को आगे ले जाना है, तो कॉलोनीज को कैप्चर करना पड़ेगा। तब ये एक जेनेसिस था इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर चालू होने का। उनकी कॉलोनीज बची नहीं थी क्योंकि अब वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था जर्मनी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन कॉलोनीज नहीं थी। इटली के साथ भी था। ये न्यू नेशंस बने थे। इन दोनों, जर्मनी और इटली एक साइड, फ्रांस और इंग्लैंड ये दूसरी साइड, इन दोनों के बीच में फिर ये कॉलोनीज की रेस लगी। उसी रेस का जो मेन था वो सोर्स था वर्ल्ड वार वन का चालू होना, जो अल्टीमेट वो था, ठीक है। ठीक है। फिर वर्ल्ड वार वन हुआ। अब वर्ल्ड वार वन में क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वार वन इनिशिएट हुआ, इंडियंस को, इंडिया वालों में मॉडरेट्स जो थे, इन्होंने सोचा कि इंडियंस जो थे, इन्होंने सोचा कि हम ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं, ठीक है सर। ब्रिटिशर्स का हम साथ देते हैं तो इससे क्या फायदा होगा हमें? इससे ये फायदा होगा कि हमारी लॉयल्टी का इनाम मिलेगा हमें बाद में। सही सर। हो सकता है हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए, डोमिनियन का स्टेटस दे दें, ठीक है। अब इंडियंस ने तो इसलिए साथ दिया। अब वर्ल्ड वार वन का इफेक्ट क्या हुआ? लेकिन वर्ल्ड वार का इफेक्ट हुआ, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कैसे हुआ? क्योंकि कोई भी कंट्री जब वॉर करती है ना, काफी पैसा खर्च होता है। वही वाली इंटरेस्ट ऑफ वॉर वाली होती है ना सर, बेजिंग वॉर। हाँ, जैसे अभी नहीं, कोई भी जैसे वॉर होगा तो वॉर का एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होता है? बहुत पैसा खर्च होता है, और उस पैसे को उस पैसा, मतलब वो पैसा कहाँ से आएगा? इंडियन टैक्स पेयर उसको दे रहा था उस समय। सही है सर, बिल्कुल सर। अब हाँ, उस पैसे को तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इंडिया में क्रिएट हो गया। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया वर्ल्ड वार वन की वजह से, क्योंकि मान लो जैसे इंडस्ट्रीज वहां पे, यूरोप जहाँ पे बैटल ग्राउंड है, वहां पे अगर वॉर चल रहा है तो इंडस्ट्रीज तो कोई चलेगी नहीं, सब बंकरों के अंदर नीचे जाके बैठे रहते थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो पे आ गई थी, तो जीरो पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया वहां पे। और एक जगह कोई अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज मतलब खत्म होता है। अब जैसे 2008 का सब प्राइम क्राइसिस था, वो उसका सेंटर तो यूरोप में वो था, यूएसए में था, पर उसका इफेक्ट इंडिया ने भी फील किया। सही सर। क्योंकि कोई भी अगर इकोनॉमिक इफेक्ट एक जगह होता है तो उसको फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सही है सर। ठीक है, तो वैसे ही वर्ल्ड वार वन का इफेक्ट हुआ। तीसरा, जो पेमेंट ऑफ वॉर एक्सपेंस, एक बार वॉर हो जाने के बाद भी कई बार वॉर का एक्सपेंस को चुकाने में काफी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी फाइटर एयरक्राफ्ट जो डिस्ट्रॉयड हुए, और काफी लोग जो बेचारे सैन्य जो थे लोग मारे गए, तो उनको कंपनसेशन में पैसा देना पड़ता है। आर्म्स एंड एम्युनिशंस को दोबारा क्या बोलते हैं, रिवाइटलाइज करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें वॉर एक्सपेंस, एक पोस्ट वॉर एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था, सोशल इफेक्ट क्या हुआ था कि सोल्जर्स मर रहे थे। इंडियन सोल्जर्स ने भी तो जान गंवाई ना। अब उनकी बॉडीज जब बाद में घर आती होगी तो उसका इफेक्ट भी बहुत सिंबॉलिक बहुत ज्यादा पड़ता होगा। फिर दूसरा इफेक्ट ये हुआ कि भाई जो सोल्जर्स वहां से बेचारे, जैसे किसी का हाथ कट गया वो आता है, या पैर कट गया वो आता है, वो ये देख के आ रहा था कि जो ब्रिटिश, हम लड़ क्यों रहे हैं? हम ब्रिटिशर्स के लिए इसलिए लड़ रहे हैं तब ताकि ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनीज बचा सके। सही सर। और हम अपनी कॉलोनीज, इंडिया को डीकोलोनाइज करने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब दोनों में विरोधाभास है। सही सर। ठीक है,
अब दोनों में विरोधाभास है कि वे डीकोलोनाइज करने के लिए भी लड़ रहे हो और हम खुद इंडियंस उनका कॉलोनी बनाने के लिए, रिटेन करने के लिए लड़ रहे हैं। तो दीज जो डिफरेंसेस थे इन आइडिया, और जब बाहर वो लड़के आए, बाहर के सैनिकों से मिले, बाहर के लोगों से मिले, तब उनको पता चला डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी क्या होती है। ये आइडिया जब वो लेके आए उसका भी इफेक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका सोशल इफेक्ट वर्ल्ड वॉर का। तीसरे पे हम जाएंगे कि वेस्टर्न रेडिकलिस्ट जो थे उनका इम्पैक्ट भी बड़ा इंडियन रेडिकलिस्ट पे। जैसे भगत सिंह, आप देखोगे भगत सिंह, इनके जो लेख हैं वाई एम एन एथिस्ट, या फिर आप चंद्रशेखर आजाद है, जब ये दे यूज्ड टू गिव स्पीच, कुछ भी स्पीच वगैरह देने की कोशिश करते थे, भीड़ जुटाने की कोशिश करते थे, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न रेडिकलिस्ट का भी एग्जांपल लेते थे कि भाई आयरिश रेवोल्यूशन हुआ था, उससे ये फायदा हुआ था, तो इसमें इंडिविजुअल हीरो की जरूरत है, तो आप भी हमारा साथ दो तो हम इंडिया को आजाद कर देंगे। इट्स लाइक दैट। ठीक है जी सर। अब चौथा ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने इंस्टेड ऑफ ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 जीत गए। ब्रिटिशर्स फ्रांस वाला ग्रुप जीत गया और जर्मन हार गया, जर्मनी हार गया। जी। अब वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, ट्रीटी साइन हुई, एक इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सीवियर्स। ओके सर। इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जर्मनी को, एक तो ये माना गया था कि जर्मनी इज द सोल रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था कि भाई जर्मनी को पे करना पड़ेगा जो भी वॉर का एक्सपेंस है। ओके ओके। और ये जो सारे डिसीजन लिए गए थे इसमें जर्मनी को पार्टिसिपेट ही नहीं किया गया था, मतलब एक यूनिलैटरल डिसीजन था फ्रॉम द विनिंग साइड। ठीक सर। अब ये जो सारे डिसीजन हुए, इससे जो वहां के जर्मन नेशनलिस्ट हैं उनको बहुत बुरा लगा कि भाई एक तो हमें पार्टिसिपेट भी नहीं कराया और हम पे पूरा युद्ध का वो डाल दिया, और पूरा वॉर का एक्सपेंस भी हमारी जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन चुकाएगी। तो एक इतना रिसेंटमेंट उनके अमाउंट हो गया था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अंदर से बल्ब भर गए थे। ठीक है। फिर उसका एक फर्दर कोर्स तुम देखोगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी क्या करती है, हिटलर क्या करता है। हिटलर इसी जो एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ हुआ था, इसी को मैनिपुलेट करके वर्ल्ड वॉर 2 में ले जाता है जर्मनी को। ठीक है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजन हुआ वहां का। अब ट्रीटी ऑफ सीवियर्स में क्या हुआ था, एक और रीजन हुआ था कि जो खलीफा लैंड था, ये जो जैसे ग्लोब है, सही सर, ईरान, वो टर्की जो था, ये वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया हो गया, ये किसके कंट्रोल में आ गए, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। अब उसमें एक सीट होती थी जिसे खलीफा की सीट बोलते थे। खलीफा मतलब हो गया धर्मगुरु, मतलब मुस्लिम धर्मगुरु का भी महाधर्मगुरु हो गया, मतलब इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो वो मतलब सीट हुआ करती थी, तो वहां पे उसको रिलीजियसली इंडिपेंडेंट रखा जाता था, और वहां से सारे मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड गवर्न होते थे। ठीक है सर। तो उस मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड में गवर्न होने की वजह से इंडियन मुस्लिम उससे गवर्न हुए। सही है। ठीक है, लेकिन जो ट्रीटी ऑफ सीवियर्स में जो उसकी पोजीशन थी खलीफा, वो अंडरमाइन करती। ओके सर। मतलब उसको उतना महत्व नहीं दिया गया, और उल्टा उसकी पोजीशन को 180 डिग्री रिटर्न ले दिया, मतलब उसको और अंडरमाइन कर दी, उसको और नीचे ले गए स्टेटस में। इससे क्या हुआ, मुस्लिम सेंटिमेंट्स काफी हर्ट हुए। ठीक सर। खिलाफत मूवमेंट, इसी के अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट आया अपना। ठीक सर। ठीक। दैट इज खिलाफत मूवमेंट आया। तो ये भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से आया। जी सर। खिलाफत मूवमेंट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 इनडायरेक्टली। ठीक सर। ठीक है, अब खिलाफत मूवमेंट यहाँ आ गया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये खिलाफत मूवमेंट को कैप्चर करने के एक रोवलेट एक्ट निकाला था। जी सर। रोवलेट एक्ट में भी ये हुआ था कि रोवलेट एक्ट में क्या होता कि जैसे मतलब किसी को जैसे क्या बोलते हैं, जेल में आप डालने की कोशिश करते हो, या फिर सही है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, बिना बात के जेल में डाल दिया, बिना, हाँ मतलब किसी को बिना ट्रायल के कितने भी दिन रखते हैं, कितने दिन भी डिटेंशन के लिए डाल दिया, तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है मतलब बेसिकली। तो लिबर्टीज कहीं ना कहीं खत्म हो गई बिल्कुल।
तो उसमें क्या होती, जो टायरनी थी जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ब्रिटिशर्स की, तो रॉवलेट एक्ट पास कर दिया। अब ब्रिटिशर्स तो क्या करने लग गए, इंस्टेड ऑफ गिविंग रिवार्ड्स ऑफ लॉयल्टी टू इंडियंस, वो ऐसे एक्ट्स लाने लग गए जिससे और दबाया जा सके इंडियंस को, जो इंडियंस को और बुरा लगा। जी जी सर। अब देखो दो इवेंट हो गए, एक तो इंडियंस को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, एक इंडियन मुस्लिम वैसे ही हर्ट हो गया रॉवलेट वहां पे खिलाफत इशू की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग हो गया। सही सर, सही सर। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि जो सैफुद्दीन कुछ किचलू करके था और एक और बंदा था जो कल करेंगे क्लास में, ये दोनों के को भी रॉवलेट एक्ट के तहत अंदर कर दिया गया था, ठीक है सर। इन दोनों के जो इलीगल जो इनका डिटेंशन था उसके अगेंस्ट में पब्लिक जमा हो गई जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में जब ये पब्लिक जमा हो गई तो वो जो जलियांवाला बाग है बहुत छोटा है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका एक स्मॉल ओपनिंग है, छोटा सा गेट है, उसके थ्रू उसने जनरल डायर ने एंट्री मारी, उसने एक वार्निंग दी और वार्निंग देने के बाद उसने ओपन फायर करी और सबको मार डाला। मतलब कुछ 1000-1500 लोग मारे गए थे, अनऑफिशियल फिगर है, ऑफिशियल 300 लोग बताते हैं ये। ठीक सर, ठीक है, तो ये सब जो सारे इवेंट्स हुए, अब ये सारे इवेंट्स के बाद एक लास्ट सबसे जो हम कंक्लूजन में लिखेंगे इसका, इंडियंस थॉट दैट दे विल बी रिवार्डेड फॉर लॉयल्टी बट दे डिडंट गेट एनीथिंग। ये पॉलिटिकल इफेक्ट हो गया। They didn't get nothing, sir. They didn't get anything. But they didn't get anything. But they didn't get anything. सही है, sorry. हाँ, उनको कुछ नहीं मिला, but they didn't get anything ना. They get nothing. अपन वो कह देते हैं they get nothing. ठीक है सर, sorry. हाँ, they get nothing. nothing वहाँ लगा दो, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं मिला, तो एक पॉलिटिकल इफेक्ट भी आपने लिख दिया, सोशल इफेक्ट भी लिख दिया, इसका इकोनॉमिक इफेक्ट भी लिख दिया। तो ये कारण बन गए। अब ये ऑल दिस थिंग्स लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हम कल पढ़ेंगे। ओके सर, ठीक है, कल अब आज के लिए बस इतना, कल मैं शेयर कर दूंगा।